कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग पिछले क्लास से आगे की बात करेंगे, पिछले लेक्चर से आगे की बात करेंगे। थर्मोडायनामिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2019 में ही आगे की बातें की जाए। ठीक है? तो इस बात का ध्यान रखना, आजू-बाजू के डिस्ट्रैक्शंस को आप रोकेंगे, नज़रें बिल्कुल स्क्रीन पर ठोक देंगे। नजरें बिल्कुल स्क्रीन पर होनी चाहिए आपकी और मेरी तरफ हमेशा नजर होनी चाहिए। तो आइए एक बार फास्ट रिकैप लेते हैं। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने एक नॉमिकल्स बनाया था। नॉमिकल्स था, ध्यान से देखिएगा, 2 का सी नंबर। 2 का सी नंबर कह रहे हैं क्वेश्चन, द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सर्टेन सब्सटेंस इज गिवन बाय द इक्वेशन U इक्वल टू 3.56 kb plus 84 where U is given in kilojoule per kg and P is kilopascals and V is meter cube per kg and A system composed of a 3 kg of substance expand from a initial pressure of 500 kilopascals and volume of 0.02 meter cube. The final pressure 100 kilopascal in a process in which the pressure and the volume are related by PV to the power gamma PV to the power n is 1.2 equal to constant if the expansion is quasi-static, find q delta u w this process। देखिए इसका कैसे हम लोग सॉल्यूशंस किए थे। 2 का सी नंबर क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम्स u इक्वल टू 3.56 kb plus 84 किलोजूल पर kg, राइट। p इक्वल टू किलो पास्कल, प्रेशर किलो पास्कल में दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है मीटर क्यूब में, P2 इक्वल टू 100 किलो पास्कल, P1 इक्वल टू 500 किलो पास्कल, V1 इक्वल टू 0.02 मीटर क्यूब। एक्सपेंशन क्वासी स्टैटिक हो रहा है, यहाँ पर Q पता करना है, डेल्टा U पता करना है और डेल्टा और यहाँ पर W पता करना है। कर्सर क्यों नहीं मूव कर रहा है? कर्सर को देखिए एक बार, तो देखिए कर्सर क्यों नहीं मूव कर रहा है। तो पीवी इक्वल टू एमआरटी होता है, वी इक्वल टू एमआरपी, एमआर अपॉन पी इंटू टी, नोट करेंगे यहाँ पर एमआरटी टू इक्वल टू पी टू बी टू होता है, आपने थ्योरी में पढ़ा होगा, और एमआरटी वन इक्वल टू पी वन बी वन होता है। यहाँ पर टेम्परेचर किसके प्रोपोर्शनल हो रहा है? वेल, वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल हो रहा है, इसलिए यू डेल्टा यू इक्वल टू एम पी टू बी टू माइनस पी वन बी वन हो जाएगा, राइट। डेल्टा यू निकाला 78 आ जाएगा और यहाँ पर इस इक्वेशन से आप V2 फाइंड आउट कर लेंगे, जो आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ था PV टू द पावर 1/2 इक्वल टू कांस्टेंट, यहाँ पर P1 V1 टू द पावर 1/2, P2 V2 टू द पावर 1/2 इक्वल टू, यहाँ से पता चल जाएगा V2, आपको पता चल जाएगा V2 मोल नहीं है V2, यहाँ से W इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 2 quasi static प्रोसेस में n इक्वल टू 1.2 था, वर्क डन कितना आ जाएगा? इस फार्मूला पे आप फीड करेंगे तो माइनस 130 किलो जूल आ जाएगा। डेल्टा यू पता चल गया मुझे, अब डेल्टा क्यू निकालना है। डेल्टा क्यू क्या होता है? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। इस फार्मूला पे फीड कीजिएगा तो डेल्टा क्यू आ जाएगा 52 किलो जूल। अरे हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई, कोई कष्ट कोई पीड़ा तो नहीं है ना आपको। 4 नंबर क्वेश्चन, 4 का बी नंबर देखिए क्वेश्चन क्या था, स्पीड से क्वेश्चन को हम लोग थ्रो रिवीजन करेंगे। 4 का बी नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई? Two reversible heat engines A and B are arranged in a series. Engine A rejected a heat directly to engine B. Engine A received 180 kilojoule at a temperature of 42 also 22 degrees centigrade from a hot source. While engine B is communications with cold sink at a temperature of 5.5 degrees Celsius. The work output of A is twice of B. Find first number intermediate temperature between A and B and the efficiency of each engine. कैसे सॉल्व किए थे इसके बाद थ्रो रिवीजन करते हैं स्पीड से। थ्रो रिवीजन करेंगे बेटा, इधर ध्यान दो, मेरी तरफ नजर होनी चाहिए आपकी, बिल्कुल नजर आपकी हमारी तरफ। अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम्स H1 एंथैल्पी दिया हुआ है, H1 इक्वल टू 3000 किलो जूल पर केजी, H2 इक्वल टू 2700 किलो जूल पर केजी, V1 इक्वल टू 50 मीटर पर सेकेंड और एरिया A1 इनलेट हो जाएगा 0.12 मीटर स्क्वायर, राइट। और BS1 स्पेसिफिक वॉल्यूम इनलेट का 0.19 मीटर क्यूब पर केजी, स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ इनलेट और स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 0.5 मीटर क्यूब। अब नोजल और डिफ्यूजर के केस में आप जो कंसेप्ट है नोजल और डिफ्यूजर का वो आपने पढ़ा होगा। यहाँ से जो फ्लूइड इन करता है, ये फ्लूइड इससे आउट होता है, तो इसका पोटेंशियल फर्स्ट पॉइंट पे पोटेंशियल और सेकंड पॉइंट का पोटेंशियल क्या होता है?
बराबर होता है। तो Z1 इक्वल टू Z2 करेंगे और यहाँ पर DQ अपन DM और DW अपन DM ये क्या हो जाएगा, जीरो के बराबर। जब ये जीरो के बराबर होगा क्या हो जाएगा, ये इक्वेशन का एक्सप्रेशन यहाँ से क्या मिलेगा, जल्दी से बता जाओ मुझे। कर्सर बहुत नीचे चले गए भाई, इतना भी नीचे नहीं जाना था आपको। देखिए C2 थोड़ा सा एक्सपेंड किया जाए इसको, तो दिख रहा है आप लोगों को, एक्सपेंड नहीं हो रहा है। आइए एक्सपेंड कर दीजिए, अब दिख रहा होगा। तो यहाँ पर C2 का जो एक्सप्रेशन आया, C2 का एक्सप्रेशन क्या हुआ, C1 स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ H2 माइनस H1। C2 आ गया 776.20 मीटर पर सेकंड। फाइंड द एग्जिट एरिया ऑफ द नोजल। एग्जिट एरिया क्या हो जाएगा, m इंटू स्पेसिफिक वेलोसिटी ऑफ इनलेट इक्वल टू A1 B1। यहाँ से मास पता चल जाएगा 31.57 kg पर सेकंड। और यहाँ से MbH2 से हम लोग A2 फाइंड आउट कर लेंगे, क्योंकि मुझे मास पता चल गया। तो यहाँ पर यूनिट कन्वर्जन भी देखेंगे, सेम यूनिट को रखेंगे, सेम यूनिट को क्रॉस या फिर जो भी डिवाइड मल्टीप्लाई करना होगा स्पीड से करेंगे, और हम लोग यहाँ पर निकालेंगे A2 0.02 मीटर पर स्क्वायर। और यहाँ पर 4 का बी नंबर क्वेश्चन, 5 का बी नंबर होगा शायद, देख लेते हैं कौन सा क्वेश्चन है, स्पीड से देखेंगे इसको। हाँ 4 का बी नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, स्पीड से पढ़िए, थ्रो रिवीजन मारिए। तो इसको आप लोगों के पास भी क्वेश्चन होगा तो आप पढ़ सकते हैं। क्वेश्चंस में क्या लिखा हुआ है, two reversible heat engine A and B arranged in a series, engine A rejecting a heat directly to engine B. Engine A received 180 kilojoule at a temperature of 22 degrees centigrade from a hot source from will engine B communications with a cold sink at a temperature of 5.5 degrees centigrade. If the work output of A is twice of B, find first number intermediate temperature between A and B and the efficiency of each engines heat rejected by the cold sink. आइए देखते हैं कैसे सॉल्व किए थे। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस हमको चार्ज Q1 दिया हुआ था। Q1 यहाँ पर हीट ट्रांसफर 180 किलो जूल था, T1 422 डिग्री सेंटीग्रेड 495 केल्विन, T3 क्या हो जाएगा 5.5 प्लस 2 278.5 केल्विन हो जाएगा। W1 इक्वल टू 2 टाइम्स W2। द इंटरमीडिएट टेंपरेचर डिफरेंस बिटवीन A एंड B क्या हो जाएगा, थर्मोडायनामिक टेंपरेचर स्केल आप लोग पढ़ा होगा, Q1 अपॉन T1 Q2 अपॉन Q3 अपॉन T3 है ना। यहाँ से एक इक्वेशन लेके चलेंगे, एक एक्सप्रेशन सब लोग क्या फाइंड आउट कर लेंगे, Q3 फाइंड आउट कर लेंगे। Q3 कहाँ पर था, कोल्ड सिंक में था। Q1 अपॉन Q2 Q2 अपॉन T1 क्या फाइंड आउट कर लेंगे, T2 फाइंड आउट कर लेंगे। बेटा हाँ ना, रफ्तार बहुत तेज रहता है हमारा, ध्यान बिल्कुल स्क्रीन पर होनी चाहिए, इधर उधर नहीं। इधर उधर ध्यान रखोगे मैं कहाँ निकल जाऊंगा पता भी नहीं चलेगा तुम्हें। रफ्तार बहुत तेज हो गया, रिवीजन करा रहे हैं इस क्वेश्चन का, रफ्तार बहुत तेज है अभी। देखो इफिशिएंटी 2ab का क्या हो जाएगा, थोड़ा इसको हल्का कर दो। सेकेंड नंबर इफिशिएंसी ऑफ ईच इंजन कैसे निकालोगे, फिगर आपने देखा, आपने फिगर देखा यहाँ पर मैंने कैसे बनाया फिगर, ये रिजर्वायर का फिगर कैसे बना है। ये जो हीट इंजन आपका, दो हीट इंजन लगा हुआ है, दो सोर्स के साथ, जो भी चार्ज, जो भी हीट ट्रांसफर हो रहे हैं, जो भी वर्क ट्रांसफर हो रहे हैं, भैया स्पीड से कीजिए इसको। हीट एनर्जी सोर्स क्या है, यहाँ से Q1 हीट ट्रांसफर होगा पहले इंजन पर, यहाँ पर वर्क डन क्या हो जाएगा Q1 माइनस Q2, और T1 क्या है हाई टेम्परेचर, और सिंक में क्या है BE2, मतलब ये दूसरा हीट इंजन है, तो यहाँ पर वर्क Q2 माइनस Q3 हो जाएगा, जहाँ पर टेम्परेचर 100 लो टेम्परेचर, इसको क्या बोलेंगे T3, यहाँ पर लो टेम्परेचर। सिंक में कौन सा टेम्परेचर आ रहा है, Q3 क्या है सिंक में है, राइट, वही मैंने निकाला है Q3 सिंक में। देखिए यहाँ पर ध्यान से जल्दी से देखिए आप, और इफिशियंसी क्या हो जाएगा, इफिशियंसी इक्वल टू क्या होता है T1 माइनस Q2 अपॉन T1, Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 क्या हो जाएगा। इफिशियंसी फर्स्ट इंजन का इसको कीजिएगा 40% आ रहा है, और एफिशिएंसी दूसरे का कीजिएगा तो W अपॉन Q T2 माइनस T3 अपॉन T2 इसको कीजिएगा 33% आएगा। हीट रिजेक्टेड बाय द कोल्ड सिंक Q3 इक्वल टू 712 मतलब 1-2 किलो जूल। आइए कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बचे रह गए थे, उनको फर्स्ट जल्दी से निपटाते हैं। पहला क्वेश्चन, नजरें बिल्कुल स्क्रीन पर होनी चाहिए आपकी, नजरें बिल्कुल हमारी तरफ होनी चाहिए। पानी लाइए जल्दी से।
हेलो बी आर इंजीनियर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए पिछले लेक्चर से आगे की बात करेंगे, पिछले चीजों की जो मैंने थर्मोडायनेमिक्स के प्रीवियस क्वेश्चन आपको बताया था उसके आगे की बात करेंगे। आगे की बातें ये है, इसमें ध्यान से देखिए आगे की बातें क्या है। 6 का ए नंबर क्वेश्चन 2019 का क्वेश्चन पेपर शो दैट द एडियाबैटिक मिक्सिंग ऑफ टू फ्लूइड्स इज इरिवर्सिबल। ठीक है, ए नंबर क्वेश्चन ये था। तो इस बात का ध्यान रखना, आजू बाजू के डिस्ट्रैक्शंस को आप रोक देंगे, नजरें बिल्कुल स्क्रीन पर रोक देंगे। ठीक है, नजरें स्क्रीन पर। अब दो फ्लूइड का मिक्सचर कर रहे हैं, कोई भी कंटेनर है हमारे पास, तो कंटेनर उसको इंसुलेटेड बना दिया, बीच में हम लोगों ने पार्टीशन लगा दिया। इसके बीच में यहाँ पर क्या लगा हुआ है? बीच में यहाँ पे पार्टीशन लगा हुआ है, ये पार्टीशन लगा हुआ है। ठीक है, तो इधर M1C1T1 M2C2T2 और ये इंसुलेटेड है, इससे ना तो कोई हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो T1 इज ग्रेटर देन T2, यहाँ पर TF इज ग्रेटर देन T2 एंड लेस देन T1। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, जो इक्वेशन बनेगा M1C1T1 माइनस TF that is equal to M2C2 TF minus T2, M1C1T1 minus M1C1TF is equal to M2C2TF minus M2C2T2, M1C1T1 plus M2C2T2 is equal to M2C2TF plus M1C1TF। TF को एक साइड किया, T1 T2 को एक साइड किया, और उसके बाद क्या किया, TF is equal to क्या हो जाएगा, TF कॉमन करेंगे तो TF M1C1T1 plus M2C2T2 डिवाइडेड बाय M2C2 plus M1C1। अब एंट्रोपी डेल्टा S1 एंट्रोपी का चेंज निकाले गए, T1 से TF dQ upon T, T1 से TF M1C1 dt upon T, डेल्टा S1 M1C1 ln TF upon T1 हो जाएगा, है ना। अब देखिए आप पूछिएगा कि सर आप dQ को कैसे लिख दिए dt upon T। मैंने कहा बिल्कुल ध्यान यहाँ हमारी तरफ होनी चाहिए। dQ क्या है? dQ है हीट ट्रांसफर, dQ हीट ट्रांसफर है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या पता है आपको? dQ इक्वल टू क्या होता है, बताओ जल्दी से। dQ इक्वल टू क्या होता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में? dQ इक्वल टू du प्लस pdv। तो क्या हो जाएगा, dQ इक्वल टू mcv dt, mcv dt, जहां पर वर्क डन क्या है, वर्क डन क्या है, जीरो, pdv क्या हो जाएगा, जीरो, mcv dt। तो डेल्टा S1 क्या हो जाएगा, M1C1 ln TF अपॉन T1, डेल्टा S2 क्या हो जाएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे T2 से TF M2C2 dt अपॉन T, इंटीग्रेशन का लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट डिवाइडेड बाय लोअर लिमिट M2C2 TF अपॉन T2, डेल्टा S2 मिल जाएगा आपको। क्यों भैया, क्यों हैंग हो रहा है यार, सिस्टम हैंग हो जा रहा है भाई। आइए सही है, अब पढ़ाने दे भाई, बाद में है तो पढ़ा लेने दे। एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग द मिक्सिंग ऑफ टू फ्लूइड, फ्लूइड का जब मिक्सिंग करेंगे उसमें एंट्रोपी का क्या चेंजेस आएगा, क्वेश्चंस वही पूछ रहा है। डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2 दोनों को जोड़ देंगे, M1C1 ln TF अपॉन T1 प्लस M2C2 ln TF अपॉन T2, M1 इक्वल टू M2 इक्वल टू M हो जाएगा, C1 इक्वल टू C2 इक्वल टू C हो जाएगा। M1 और M2 की जगह पर M पुट कीजिए, C1 और C2 की जगह पर C पुट कीजिए, तो डेल्टा S क्या आ जाएगा, M into C ln TF स्क्वायर into T1 into T2। अरे भैया यहाँ तक क्लियर है, चीजें क्लियर है आपको? हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई, शांत मत बैठना मेरे सामने, बिल्कुल शांत बच्चे मुझे पसंद नहीं है। नियत्ते बोल एकदम, दो क्वेश्चन दो सवाल दिमाग में आ रहा है बिल्कुल बोल देना, चुप मत बैठना। अरे सोच लो, कोई पीड़ा तो नहीं है ना, कोई कष्ट, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं है ना? आ जाओ यहाँ पर। TF हमारा क्या था, M1C1 प्लस M2C2 प्लस M1C1 प्लस M2C2। तो इसमें क्या करो, M1 M2 को M पुट कर दो, C1 C2 को C पुट कर दो, तो TF क्या आ जाएगा, T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई 2। इतना सब तो आपको आता है क्योंकि आप मैट्रिक पास हैं और हम मैट्रिक फेल हैं, तो नहीं आता ये चीज। डेल्टा S क्या हो जाएगा, डेल्टा S में जो ln वाला टर्म था, ये ln TF स्क्वायर T1 इंटू T2 था, तो ln TF स्क्वायर का 2 इधर आ जाएगा, 2 MC
T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई 2 अपॉन T1 इंटू T2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2mc T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई 2 रूट अंडर T1 इंटू T2 डेल्टा इज 2mc T1 प्लस T2 डिवाइडेड बाई 2 रूट अंडर T1 इंटू T2। ये क्या आ गया टोटल एंट्रोपी चेंज इन द मिक्सिंग ऑफ टू फ्लूइड। दो फ्लूइड का जब मिक्सचर हम लोग कर रहे हैं उसमें क्या हो गया एंट्रोपी का चेंज। सो दैट एडियाबैटिक मिक्सिंग ऑफ टू फ्लूइड इरिवर्सिबल। जब एडियाबैटिक मिक्सिंग होगा इसमें क्या हो जाएगा एडियाबैटिक मिक्सिंग में जो हीट ट्रांसफर होगा वो जीरो हो जाएगा। क्या एडियाबैटिक मिक्सिंग में जो हीट ट्रांसफर होगा वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, जब हीट ट्रांसफर जीरो हो जाएगा एडियाबैटिक में तो उस कंडीशंस में क्या होगा कि इरिवर्सिबल होगा। इरिवर्सिबल क्यों होगा? क्योंकि जब हम लोग क्या करेंगे, ये जो सिस्टम्स है M1C1 N2C2 इसमें कुछ छेड़खानी करने के बाद जब हम कुछ छेड़खानी कर रहे हैं, जब मिक्सचर कर रहे हैं तो मिक्सचर करने के बाद इसको इनिशियल स्टेट में हम लोग ऑब्टेन कर पा रहे हैं क्या? इनिशियल स्टेट में ऑब्टेन कर पा रहे हैं क्या? यदि इनिशियल मुझे यहाँ पर इरिवर्सिबल की बात की जा रही है एडियाबैटिक में जो इरिवर्सिबिलिटी की बात की जा रही है तो आप ध्यान से देखिए क्या हो रहा है इरिवर्सिबिलिटी में क्या हो रहा है, ध्यान से देखो। जब इसके ऑर्डर में छेड़खानी करेंगे, इसका मिक्सचर करेगा, मिक्सचर करने के बाद ये हमें इनिशियल स्टेट में मिल रहा है क्या? इनिशियल स्टेट में नहीं मिल रहा है ना। तो इनिशियल स्टेट का जो इनिशियल कंडीशन पर रखे हुए फ्लूइड थे वो फ्लूइड हमें नहीं मिल रहा है। यदि वो फ्लूइड हमें नहीं मिल रहा है हम लोग क्या कहेंगे, जो प्रोसेस है क्या है इरिवर्सिबल है। ये प्रोसेस क्या हो जाएगा बेटा? इरिवर्सिबल हो जाएगा। ये प्रोसेस क्या हो जाएंगे आपके? ये प्रोसेस आपके इरिवर्सिबल हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये प्रोसेस इरिवर्सिबल हो गया, प्रूफ हो गया ये। अब एक क्वेश्चन है, एन एडियाबैटिक प्रोसेस नीड नॉट टू बी आइसेंट्रोपिक बट इट if the process is adiabatic and reverse it must be asymptotic. That is true or false? Explain proper justification. प्रॉपर जस्टिफिकेशन के साथ मुझे इसका एक्सप्लेनेशन कर रहा है। देखिए इसका आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है। बेसिकली जो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होते हैं उसमें जो डेल्टा एस होता है, एंट्रोपी में जो चेंजेस आते हैं वो हमेशा कांस्टेंट होता है। एंट्रोपी का चेंजेस हमेशा कांस्टेंट होता है, तो ds इक्वल टू dq अपॉन t होता है। ds इक्वल टू dq अपॉन t होता है। ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आप लोगों ने पढ़ा होगा। और एडियाबैटिक प्रोसेस में जो हीट ट्रांसफर होते हैं वो हमेशा जीरो होते हैं। और एडियाबैटिक प्रोसेस जब इरिवर्सिबल होगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस जब इरिवर्सिबल होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग। 8 का ए नंबर क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट इज द क्रिटिकल स्टेट, ड्रॉ द फेज इक्विलिब्रियम डायग्राम फॉर द प्योर सब्सटेंस ऑन HS प्लॉट विद रिलेवेंट कांस्टेंट प्रॉपर्टीज लाइन। ठीक है, और बी नंबर कर रहा है, व्हाई डू द आइसोबार्स ऑन अ मॉलर डायग्राम डाइवर्जेस फ्रॉम वन अनदर।
ठीक है, आइए ए नंबर देखते हैं, 8 का ए नंबर। लैपी थोड़ा डिस्चार्ज भी हो रहा है मेरा, कोई बात नहीं, खत्म करते हैं पहले इसको। 8 का ए नंबर क्या है क्वेश्चन में, क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है, व्हाट इज क्रिटिकल पॉइंट। मान के चलिए कोई प्रोसेस है, इसमें एक वाटर रखा हुआ है, इस बोतल के अंदर जो वाटर है मान के चलो 4 डिग्री सेल्सियस पर है, और 250 डिग्री सेल्सियस पर ये क्या हो जाता है, वेपर हो जाता है। जब इसको हम हीट करेंगे, इसके नीचे से हीट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 250 डिग्री सेल्सियस पर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वन प्रेशर एटीएम, सेकंड प्रेशर एटीएम और थर्ड प्रेशर एटीएम पर देखते हैं ये कंडीशंस क्या होते हैं इस वाटर के साथ जो वेपर बन रहा है। अब देखो हमने क्या किया, टेम्परेचर और एंट्रोपी का बीच का ग्राफ खींचा, टेम्परेचर और एंट्रोपी का बीच का ग्राफ खींचा है। 1 से 2 जो प्रोसेस हो रहे हैं, 1 से 2 प्रोसेस में ये जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड है आपका, 1 से 2 जो प्रोसेस है ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर वाटर ही रहेगा। जब इसका टेम्परेचर हम इंक्रीज कर देंगे 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, सैचुरेटेड स्टेट हो जाता है। और 2 से 3 में क्या है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या बन जा रहा है, वेपर बन जा रहा है। जब टेम्परेचर क्या है, यहाँ पर देखो टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। और 3 से 4 में 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब ये वेपर बन रहा है, ये क्या हो जा रहा है, 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हो जा रहा है, वेपर हो जा रहा है। 250 डिग्री सेंटीग्रेड 3 से 4 में 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या हो जा रहा है, वेपर बन जा रहा है। जब इस वाटर में 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर जब ये वाटर रखा हुआ था इस बोतल के अंदर, इस कंटेनर के अंदर, जब हम इसको हीट कर देंगे 4 डिग्री सेंटीग्रेड से 250 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीट कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाटर वेपर बन जाएगा। जब वाटर वेपर बन जाएगा तो इसका ग्राफ देखिए किस प्रकार से बनेगा। अब देखो ये जो ग्राफ बन रहा था ऐसे करके ये जा रहा था, ये ग्राफ क्या हो रहा है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, सेम ग्राफ को हमने यहाँ पर लिखा है। और क्या किया है, इस पॉइंट्स को जहाँ से मिला दिया है। और यहाँ पर देखो डोम बनता हुआ नजर आ रहा है ना, ये डोम बनता हुआ नजर आ रहा है, ये डोम हो गया इधर। और सेचुरेटेड कर्व है, ये पूरा कर्व क्या है, सेचुरेटेड लिक्विड कर्व है। तो सेचुरेटेड वेपर कर्व यहाँ पर क्या बन रहा है, सेचुरेटेड वेपर कर्व बन रहा है। और सेचुरेटेड स्टेट में ये आ रहा है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट सेचुरेटेड स्टेट में आ रहा है आपका, है ना। और सेचुरेटेड वेपर कर्व क्या होता है, सेचुरेटेड स्टेट ऑफ व्हेन फेज चेंजेस में अकर्स एट द टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, और इसी में सेकंड पार्ट है आपका, इसी क्वेश्चन में 8 में सेकंड पार्ट है, व्हाट इज एचएस डायग्राम क्या होता है, एचएस डायग्राम क्या होता है। तो नजरें बिल्कुल स्क्रीन पर होनी चाहिए, आप थोड़ा जल पिए। एचएस डायग्राम क्या होता है, ध्यान दीजिए इधर, देखिए यहाँ पर हमने प्लॉट किया है। जब 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइस सॉलिड में था और इस आइस को हमने हीट किया, तो सेकेंड प्रोसेस क्या हुआ, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी आइस सॉलिड में होगा, फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर लिक्विड में होगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वाटर है फिर भी लिक्विड में होगा। ये फोर्थ प्रोसेस। फिफ्थ प्रोसेस क्या हो जाएंगे, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर वेपर गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर वाटर वेपर किसमें होगा, गैस में कन्वर्ट हो गया। अब 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर सिक्स प्रोसेस में क्या होगा, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये वेपर गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। तो देखो क्या हो रहा है, TDS इक्वल टू DH अपॉन VDP आपने पढ़ा होगा। जब DP इक्वल टू 0 है तो TDS इक्वल टू क्या हो जाएगा, TH। तो स्लोप क्या आ जाएगा, DH अपॉन DS हो जाएगा। स्लोप क्या आ जाएगा बताओ, DH अपॉन DS क्या बताएगा, T पे बताएगा। तो T क्या है, DY अपॉन DX, DY अपॉन DS को क्या लिखते हैं, स्लोप M लिखते हैं ना। देखो हम लोग एचएस डायग्राम को आप कैसे प्लॉट करेंगे, अब ध्यान से देखना, यहाँ पर इस ग्राफ को देखो, यहाँ पर मैंने जो इसको बनाया है कैसे बनाया है, इसके पीछे का क्या कंसेप्ट है मैं उसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 1 से 2 में क्या हो रहा है, टेम्परेचर का इंक्रीजमेंट हो रहा है, -10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जा रहा है। 2 से 3 में टेम्परेचर कांस्टेंट है, 0 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जा रहा है। और 3 से 4 में ये टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, 0 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 से 5 में क्या हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। और 5 से 6 में क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 250 डिग्री सेंटीग्रेड से। गैस से ये क्या बन रहा है, वाटर वेपर से ये गैस बन जा रहा है। तो अब ये ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है आपको, कि यदि टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्लोप भी क्या होगा, बढ़ेगा, स्लोप भी बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ा इसका मतलब स्लोप भी बढ़ेगा, ऐसे करके स्लोप बढ़ेगा। टेम्परेचर यदि कांस्टेंट है स्लोप कांस्टेंट हो जाएगा, ऐसे करके कांस्टेंट हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन चलेगा। तो वही चीजों को मैंने यहाँ पर दिखाया है।
फर्स्ट प्रोसेस में 1 से 2 में क्या हो रहा था, टेम्परेचर बढ़ा 0 डिग्री सेंटीग्रेड से, 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कितने पे चले आया था, -10, -10 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ पर क्या हुआ, टेम्परेचर का इंक्रीजमेंट हुआ, इसलिए क्या होगा, स्लोप भी इसका बढ़ेगा। आप लोग को दिख रहा है, थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, स्लोप भी बढ़ेगा। और 2 से 3 में क्या हो रहा है, टेम्परेचर कांस्टेंट था 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो स्लोप कांस्टेंट हो जाएगा। और 3 से 4 में भी टेम्परेचर, 3 से 4 में भी क्या हो रहा है, ये टेम्परेचर बढ़ेगा तो स्लोप भी बढ़ेगा। 4 से 5 में कांस्टेंट था तो स्लोप भी क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, टेम्परेचर कांस्टेंट है। 5 से 6 में टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो स्लोप भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो आप देखिए यहाँ पर 1 से 2 के बीच में जो ग्राफे बन रहे हैं, 2 से 3 में क्या था, ये सॉलिड प्लस लिक्विड में आ रहा था, और 4 से 5 में लिक्विड प्लस वेपर में आ रहा था। तो देखते हैं भैया आ रहा है क्या, सही 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 में लिखा है कि नहीं, इसको क्रॉस चेक करना है ना। थोड़ा हैंग कर गया फिर डिवाइस, खैर कोई बात नहीं। ठीक है, और 2 से 3 में सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, 2 से 3 सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, और उसके बाद 5 से 6 में क्या जा रहा है, वेपर में कन्वर्ट हो जा रहा है। 5 से 6, 4 से 5 में लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, तो ये जो डोम बन रहा है, 2 से 3 में भी डोम बन रहा है, और 4 से 5 में भी जो डोम बन रहा है, वो डोम को हम लोग क्या कर रहे हैं, क्रिटिकल पॉइंट बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसी ग्राफ को आप ऊपर इंक्रीज करेंगे, इक्वल टू 2 एटीएम पे ऐसा हो जाएगा, 3 एटीएम पे भी सेम ग्राफ बनेगा। तो फेज डायग्राम जो होता है वो सैचुरेटेड टेम्परेचर होता है। फेज डायग्राम क्या होता है, सैचुरेशन टेम्परेचर होता है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। तो अब इसी ग्राफ को हम आपको फिर से प्लॉट करके दिखाते हैं एचएस डायग्राम पर। जो प्लॉटिंग हमने किया है 2 से 3 और 4 से 5 में, उसको करके दिखाते हैं लिक्विड प्लस वेपर में कैसे कन्वर्ट हो रहा है। तो यहां से चलेंगे, ये लिक्विड था, यहाँ पर ये लिक्विड था, इस लिक्विड से जब हम ऊपर गए ये क्रिटिकल पॉइंट हो गया, और इस क्रिटिकल पॉइंट से सैचुरेटेड वेपर है यहाँ पर, और इधर ये वेपर डोम बन रहा है। इधर वाला जो डोम बन रहा है वो क्या बन रहा है, वेपर डोम बन रहा है। ठीक है, और सैचुरेटेड लिक्विड में लिक्विड प्लस वेपर बनेगा। और इसके ऊपर की चीजें आप देखिए, जब प्रेशर कांस्टेंट था, प्रेशर कांस्टेंट था, एच और विस्क का डायग्राम देखिए, जब प्रेशर कांस्टेंट था, इधर भी प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, और यहाँ पर